गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चंस छूट गए थे पिछली क्लासेस में संविधान विकास के, संविधान विकास का सेकंड पार्ट हम लोग आज देखेंगे और वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में अभी तक आए हैं या आगे आने की संभावना है। ठीक है, तो हम केवल संवैधानिक विकास के टॉपिक को कवर करेंगे और इसके जो क्लासेस हैं हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दो क्लासेस। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है ना संवैधानिक विकास का क्रम भारत में, तो ये इसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर आपके चार्टर एक्ट हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो ये देख लीजिए, फिर आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? कथन है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आपको चार्टर एक्ट 1853 अगर पता है तो आप बता पाएंगे, अगर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इसके लिए आपको क्लास देख लीजिए चार्टर एक्ट 1853 की, तो आप यहाँ पर आराम से बता पाएंगे कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1813 से, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक, 1813 से समाप्त हुआ था। चाय और चीनी का व्यापारिक एकाधिकार बचा था, बाकी सब खत्म हो गया था। चाय और चीन के साथ चीनी मत पढ़िएगा, एक बार क्वेश्चन भी चीनी करके पूछा गया है, तो चीनी का मतलब शुगर हो जाता है। ये चीन देश है, ठीक है, जो अपनी चाइना बोलते हैं हम लोग, पड़ोसी अपना। तो चाय एंड चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा, बाकी सभी पर समाप्त कर दिया गया। बाकी कोई भी वस्तु में थी उन पर एकाधिकार खत्म हो गया। तो ये एक्सेप्शन है जो मैं लिख रहा हूँ, और ये वाला जो बचा हुआ था वो भी जाकर 1833 में खत्म हो गया। किसका व्यापारिक एकाधिकार है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग चर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था, महासंग्राम, उसी के बाद जो भारत का शासन था वो कंपनी से छीन लिया गया। ठीक, भारत का शासन कंपनी से छीन लिया गया। फिर किसको दे दिए गए? कंपनी से छीन लिया गया, भारत का शासन कंपनी से छीन लिया गया और ये हो गया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। क्रूशियल पॉइंट 1857 है, हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर जो महासंग्राम हमारा हुआ था। तो कौन सा सही है? सही है केवल 2, ये हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को। इसकी बात ये है कि 1833 के एक्ट से, चार्टर से बना था, चार्टर से ये पद बना था। तो इसके बाद ही कुछ होगा, जो कुछ होगा। तो ये तो खत्म हो गया, बाकी 1861, 1892 और 1909 है, 3। तो इसका सही जवाब होगा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो पद है भारत का गवर्नर जनरल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये आया भी हुआ है एग्जाम में, किसी एग्जाम में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1858 से 1947 तक जो पद रहा उसका नाम है वायसराय। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है गवर्नर जनरल वो गलत लिखा हुआ है, आप इसको वायसराय ही ट्रीट करिएगा। कभी भी आता है तो आप वायसराय करिएगा ट्रीट, वही मानिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बिना किसी
संदेह के, ठीक है। और जब हम आज़ाद हो गए तब एक बार फिर से गवर्नर जनरल का पद आया था, उसका नाम था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत का था। तो उसका कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, क्योंकि आप लोगों को गवर्नर जनरल में कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है। तो एकदम क्लियर रखिए, बिना किसी डाउट के, कुछ भी आता है एकदम क्लियर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? किस पर? जो इसमें से बजट नहीं आता है संसद में, उसी पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये गलत है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी गलत है, और भारत शासन अधिनियम 1919 भी गलत है। ये हमको 1892 में ही मिल गया था। इसके साथ और क्या मिला था? प्रश्न पूछने का अधिकार। क्या पूछने का? प्रश्न पूछने का अधिकार हमें मिला था इसी के साथ में। एक और बात इसमें जरूरी थी 1892 में, और क्या थी? अप्रत्यक्ष चुनाव पहली बार हुआ। क्वेश्चन आता है कि पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत जो हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से हुआ था। कैसे? नॉमिनेट किया गया रहा था, ठीक है। वो आप क्लासेस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। 1909 में क्या हुआ, एक जो घटनाक्रम है, आपको बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में मिल गया। 1892 में 1909 में आपको बजट पर वोट करने का अधिकार मिला। एक कदम और आगे चल गए, बहस के बाद वोट भी करिए। बजट पर वोट करने का अधिकार, और दूसरी बात, अभी 1892 में आप प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन प्रश्न आपने पूछा, अगले ने उत्तर दिया। मान लीजिए ये हैं आप, और ये कोई बड़ा आदमी है जो संसद के पास शक्ति है इसके पास, ठीक है। आपने पूछा क्यों क्वेश्चन, इसने दिया आंसर। अब इसका आंसर सुन के आपको लगा कि सारा एक और क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, आपने फिर दागा क्वेश्चन, तो अब ये महाशय क्या कहेंगे, हम इसका जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, पूरक प्रश्न है। पूरक प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे। इसका अधिकार आपको यहां पर मिला 1909 में, कि प्रश्न पूछो उत्तर मिलेगा, उत्तर के बाद फिर प्रश्न जन्म ले तो फिर पूछो, उसका भी वो जवाब देंगे। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार आपको 1909 में मिला, ठीक है। आप लोग एक्ट देखें क्लास, तो उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा इसका। 1909 में एक और बात है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। एक दूसरा, पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत। पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत, और आप लोग लिख लीजिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909? नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892? ये बात सही है। परोक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उसकी शुरुआत यहां से हुई। बाकी तो गलत हो जाएंगे दोनों। 1861 में क्या हुआ था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अध्यादेश की शक्ति मिली थी। याद रखिए, आप भूल जा रहे हैं वो जल्दी जल्दी। अध्यादेश की शक्ति किसको मिली थी? वायसराय को, ठीक है। आगे चलते हैं। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। ये भी गलत, ये भी, और ये भी गलत। अगला है
ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार ने 1935। क्या है सही जवाब? सही जवाब है मिंटो मार्ले सुधार 1909। ये तो हमने अभी बताया आपको, किसमें हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, और उसी को मिंटो मार्ले रिफॉर्म कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसी को मिंटो मार्ले रिफॉर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय मिंटो जो थे हमारे यहाँ के वायसराय थे और मार्ले भारत सचिव थे। क्लियर? मैं लिख देता हूँ अलग से। मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे इनका, और मार्ले भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इन दोनों का योगदान था, इसलिए इसको जोड़ के पढ़ते हैं हम लोग, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। ऐसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी है। मॉन्टेग्यू जो महोदय हैं, ये कौन है? भारत सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। आपको पता होगा भारत सचिव कहाँ बैठता था? भारत सचिव ब्रिटेन में बैठता था। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। भारत सचिव ब्रिटेन में बैठ रहा है, वायसराय कहाँ बैठता है? इंडिया में। भारत में जो प्रशासन है उसका हेड कौन था? वायसराय रहा, और इसको डायरेक्शन कौन देता था? भारत सचिव देता था, है ना। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 1917, देखिए मार्ले घोषणा के नाम से तो नहीं होगा, मिंटो घोषणा भी नहीं होगी, जेम्स फोर्ड घोषणा के नाम से भी नहीं है। सही है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू महोदय कौन थे? भारत सचिव थे। इन्होंने घोषणा की थी डोमिनियन स्टेटस वगैरह देने के लिए कि भारत को दिया जाएगा। ठीक है, अब है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? द्वैध शासन प्रणाली आपको पहले पता हो तब आप बता पाएंगे कि कब लागू हुई, और ये बात कहाँ की हो रही? प्रांतों की। तो 1892 ये गलत है, 1909 भी गलत है, 1919 गलत है, 35 भी गलत है। तो सही क्या है? सही है 1919। ठीक, क्यों? पहले आपको द्वैध शासन प्रणाली पता होना आवश्यक है। तो इसके लिए आप पिछली क्लासेज में जो हमने पढ़ा है भारत सरकार अधिनियम 1919 वो देखिए, उसमें हमने स्पष्ट रूप से पढ़ाया है, बट हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं ये है क्या। द्वैध शासन, द्वैध का मतलब होता है दो, तो दो लोगों का शासन। दो लोग नहीं होते, दो संस्थाएं होती हैं। द्वैध का दो। कैसे? जैसे अब कैसे था ये बताते हैं। प्रांतों को जो विषय मिले थे, विषय, विषय का मतलब जैसे कि पुलिस है, इस पर कंट्रोल कौन करेगा या इस पर नियम कौन बनाएगा? भूमि, ईटीसी। तो विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक को कहा गया हस्तांतरित विषय, दूसरे को कहा गया आरक्षित विषय, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये हम प्रांत की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रांतों में तो जो हस्तांतरित हुए इस पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो दिया गया मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद या मंत्रियों को। ये दिया गया गवर्नर प्लस उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसको। यहाँ मंत्रिपरिषद थी
प्लस गवर्नर तो था ही, तो डिफरेंस है किसका, मंत्रिपरिषद और कार्यकारी परिषद का। ये अकाउंटेबल थी, उत्तरदायी थी विधानमंडल के प्रति। जो डिफरेंस है, विधानमंडल के प्रति क्या थी, उत्तरदायी थी। ये जो कार्यकारी परिषद थी ये उत्तरदायी कहीं नहीं थी, खुद जो मनाया कानून बनाया और देश में लागू कर दिया। अब देखिए हम लोग थे यहाँ पर, एक ही देश है, एक ही राज्य था, उस पर दो लोग कानून बना रहे थे, एक मंत्रिपरिषद बना रही थी, एक कार्यकारी परिषद। यही है द्वैध शासन। ठीक है, तो इसको बोला गया द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में। अब याद रखिएगा 1935 में जब आप पहुंचेंगे तो यही द्वैध शासन प्रणाली जो प्रांतों में है ये केंद्र में लागू हो जाएगी, संघ या केंद्र में, केंद्र सरकार में। सेम यही व्यवस्था, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, और जहाँ गवर्नर है वहाँ गवर्नर जनरल वो वायसराय हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और 1935 में एक और काम होगा, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था 1935 में खत्म हो जाएगा। ठीक, मतलब ये 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन खत्म होगा और केंद्र में लागू हो जाएगा। स्पष्ट है ना। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। केंद्रीय विधानमंडल का दो सदन में विभाजन नहीं, ये हम लोग वही पढ़े हैं, अभी जस्ट समझाया मैंने। दो सरकारों का शुरू किया जाना, दो सरकारें थी नहीं थी, हम केवल प्रांत में देख रहे थे। दो शासक, एक दिल्ली एक लंदन, ये भी नहीं था। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन, ये सही है। दो वर्ग कौन से थे, भूल गए, भूलना नहीं है। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किस से संबंधित है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, सामाजिक सुधार है नहीं, शैक्षिक सुधार है नहीं, पुलिस सुधार है नहीं, तो संवैधानिक सुधार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला अधिनियम आया था कब, पहले कहाँ लागू हुई थी, प्रांतों में, और प्रांतों में कब लागू हुई थी, 1919 के एक्ट से। और केंद्र में, केंद्र या संघ। आप लोग केंद्र या संघ ना समझ पा रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, केंद्र में इस समय किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और प्रांत में अपना प्रांत देख लीजिए किसकी सरकार है, जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो प्रांत यूपी हो गया, केंद्र दिल्ली वाले हो गए जो संघ सरकार, जो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ 1935 में और प्रांत में 1919 में। जैसे यूपी है मान लीजिए, तो यूपी में 1919 में लागू हुआ और केंद्र में मोदी के यहाँ या संघ में लागू हुआ 1935 में। ठीक, लेकिन यूपी वाला 1919 में लागू हुआ, 1935 में आते आते क्या हो गया, इसको खत्म कर दिया गया था क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो सही जवाब इसका क्या है, 1919। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन बताइए। इसका मतलब सत्य कथन आपको पता होना चाहिए। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ये तो 1909 के बारे में कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछली क्लास में, ये तो 1909 का है, तो यही हो गया हमारा सही। और क्या, केंद्रीय प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, सही है। इसको 1921 में लागू किया गया, ये भी बात सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये भी सही है। तो हमारा सही जवाब ये होगा, क्योंकि ये क्या है, गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने
ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं। कैबिनेट नहीं। साइमन मिशन नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 से दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन कब आया था? 46 में। क्रिप्स कब आया? 42 में। रॉलेट एक्ट कब आया? 1917 या 18 में है। तो ये तीनों गलत हैं। सही क्या है? साइमन कमीशन पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया क्या? प्रांतीय स्वायत्तता तो बनी रही, दी गई। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था ना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहले। ये सही है। भारत की संघीय संरचना को, ये भी था, ये भी था। समाप्त हुआ प्रांतों में द्वैध शासन। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ये होगा आपका पॉइंट 1, ये होगा पॉइंट 2 और ये होगा पॉइंट 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये तो था। संघीय उच्च न्यायालय कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, फेडरल कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, था, जो 1937 से काम करना शुरू की थी। और अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी था। हालांकि ये कभी अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन प्रावधान था। अस्तित्व में नहीं आया मतलब कभी लागू नहीं हो पाया ये प्रावधान। तो हमारा सही कौन सा हो गया? प्रांतीय शासन भी था, फेडरल कोर्ट भी था और अखिल भारतीय संघ भी था। तीनों ही सही है हमारे। आगे चलते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, क्यों? इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये तो गलत है। स्वतंत्रता किससे मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है? नहीं। रियासतें समाप्त नहीं हुई। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। आगे क्या है भाई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट तत्व नहीं है? केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये तो नहीं है। और यही पूछ रहा है, विशिष्ट तत्व नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था तो की गई थी, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया। तो इसका सही जवाब ये है, पहला। आप लोग सबसे जरूरी है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये क्लास देखेंगे और इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिए कम से कम, तो आपको एग्जाम्स में भी आसानी रहेगी और क्वेश्चन करने में भी एकदम आराम से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ये बहुत पूछा जाता है। किसने कहा था? नेहरू? नहीं। गोपालाचारी? नहीं। गांधी? नहीं। बोस? नहीं। तो कहा किसने था? नेहरू जी ने कहा था। सही जवाब क्या है? नेहरू जी। थोड़ा सा याद करेंगे, ठीक है? नेहरू जी ने कहा था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गईं? संघीय विधानमंडल को? नहीं। प्रांतों को? नहीं। प्रांतीय राज्यपालों को? नहीं। सही जवाब है गवर्नर जनरल। पद इसमें वायसराय का था, याद रखिएगा। कभी कभी लोग करते हैं ऐसा, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं करना होना है। वायसराय को ये शक्तियां दी गई। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जिन शक्तियों का उल्लेख कहीं ना हो, संविधान में ना हो, उन शक्तियां किसके पास होंगी? गवर्नर जनरल के पास। इस समय किसके पास है? संघ के पास है, ठीक है? संघ का मतलब केंद्र के पास, केंद्र सरकार के पास में है। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? इंडिया काउंसिल,
पहली बात है बनाया कब गया था ये पता होना जरूरी है। 1858 का जो आया था अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, उसमें बनाया गया था। ठीक है, क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव, उनको सलाह देने के लिए। तो खत्म कब किया गया? 1909 में? नहीं। 1919 नहीं, 1935। ये लग रहा सही है, खत्म किया गया 1935 में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्लासेस खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति। आराम आराम से हम लोग चलेंगे आगे प्रेसिडेंट को देखते हुए। प्रेसिडेंट का जो चुनाव कैसे होता है, योग्यताएं क्या होती हैं, इम्पीचमेंट कैसे होता है। इम्पीचमेंट आप लोग समझ रहे हैं ना, महाभियोग, उसकी प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां क्या हैं, विशेष शक्ति जो आपातकालीन है वो हम लोग भी देखेंगे। क्षमादान शक्ति कौन सी है। इसके अलावा विधायी शक्ति कौन सी है, कार्यपालिकाई शक्ति कौन सी है, ये सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। ओके।